पोडियम बीच में है, मैं ही लिखूंगा, मैं ही पढ़ूंगा, दिखेगा ही नहीं आप लोगों को। चलो बताएं, कल क्या हुआ था? कल तो कुछ हुआ ही नहीं था, परसों भी कुछ हुआ ही नहीं था। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम उजाला क्लिनिक मैंने करवा दिया था, करवाया था ना? उजाला क्लिनिक करवाया नहीं था मैंने? कुछ लिखवाया था उसमें किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में? उजाला क्लिनिक लिखवाया था ना? हाँ लिखवाया था, ठीक है। मैं ही लिखूंगा, मैं ही पढ़ूंगा, बच्चों को दिखेगा ही नहीं। पकड़ो, ठीक है। चलिए शुरू करूं मैं। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम किया था अपन ने, आज शुरू करते हैं अपन आयुष्मान आरोग्य मंदिर। सुनिए, मैं एक बार फटाफट रिवीजन भी करवाऊंगा, क्योंकि 2 दिन हो गए, तुम लोगों ने बड़े अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उन लेक्चर्स को, उन चीज़ों को याद करने के चक्कर में पढ़ाई कहीं दिमाग से उतर गई होगी। उतर गई? अच्छा बोला, ये भी अच्छा बोला था, ये भी अच्छा बोला था। लड़कियों में तुमने डांस जोरदार किया था, नहीं किया? नहीं नहीं, आपने किया तो था, सबसे लास्ट में किसने किया था? अच्छा आपने किया था, मैंने सोचा आपने किया, दोनों एक जैसे दिखते हो ना, तो मैंने सोचा कि इसने किया होगा। कौन है? कौन थे? सर सफाई की थी कल, पैसे लेने। और आप नीचे जाओ। नीचे कोई है ही नहीं। इनके पास जाओ। चलो करें सब। हाँ आप क्या, आपने नहीं थे डांस करने? मेरे को लगा आपने किया, किया आपने था सबसे लास्ट में। अच्छा, मैडम बोले आप मेरा हमेशा मजाक मजाक नहीं उड़ा, मेरे को लगा आप थे। चलो अपन शुरू करें। आप नहीं हो? अच्छा आप पुराने वाले बैच में आते थे शायद, है ना, पीसीएम वाले में? अच्छा हाँ, चलो अपन करते हैं शुरू, है ना। देखो मैंने एक उजाला क्लिनिक आपको लास्ट में बताया था। उजाला क्लिनिक क्या था? हाँ यहाँ तक अपन ने किया था। देखिए अपन ने एक अभियान पढ़ा था, उस अभियान का नाम था राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। उसमें क्या था कि जो किशोर है, जो 18 वर्ष से ज़्यादा है, उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है, तकलीफ है,
तो उसका निवारण करने के लिए अपन ने एक कार्यक्रम शुरू किया था, उसका नाम था राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। और उस कार्यक्रम के तहत अपन ने क्लिनिक स्थापित किए थे। उन क्लिनिक का नाम क्या था? उन क्लिनिक का नाम था उजाला क्लिनिक। तो ध्यान से सुनना, अगर आपको पूछे उजाला क्लिनिक किससे संबंधित है, किससे संबंधित है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम से। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक क्लिनिक और थे, उन क्लिनिक का नाम था जनता क्लिनिक। क्या नाम था? जनता क्लिनिक। ये जो जनता क्लिनिक थे, ये दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शुरू किए थे मोहल्ला क्लिनिक। उस मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर शुरू किए गए थे। उस क्लिनिक का नाम क्या था? जनता क्लिनिक। देखो, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था, जैसे अपन के बाड़मेर की बात करूं तो बाड़मेर में जिला अस्पताल कितना है? एक। आप ये सोचो कि अगर सब गांव के लोग, सब शहर के लोग अगर उस हॉस्पिटल में आने लगे तो हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या होगी? खराब हो जाएगी। अगर आप यही करो कि आप अगर मोहल्ले के अंदर कोई पीएचसी खोल दो, पीएचसी और सीएचसी का नाम सुना है? पीएचसी होता है, एक सीएचसी होता है। पी का मतलब होता है प्राइमरी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और एक होता है सी, सी मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये दो तरह के सेंटर होते हैं। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। आप लोगों ने कई बार जगह देखा होगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। और इसको अपन बोलते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। क्या बोलते हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो जो पीएचसी और सीएचसी है, अपन ने पीएचसी सीएचसी खोल दो, तब जैसे कोई एक मोहल्ला है, उसके अंदर कोई खांसी जुकाम, कोई थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, तो वो पीएचसी सीएचसी दिखाकर अपने घर पे चला जाएगा। पेशेंट को भी कम ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी, है ना। और जो जिला अस्पताल है वहां पर भी जो गैदरिंग है वह क्या होगी? कम होगी ना। उसी तरह से अपन ने उनका जो जनता क्लिनिक खोले थे। अब बाद में क्या हुआ, जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने जनता क्लिनिक का नाम चेंज कर दिया, और नाम चेंज करके कर दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये इस तरह के, है ना, ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। देखो क्या लिखा है, उप स्वास्थ्य केंद्र अहिर गांव हैदरगढ़ बाराबंकी। यहाँ पर जो ये मंदिर खोला, इस मंदिर का नाम क्या? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये होते क्या है? वही पीएचसी सीएचसी है, लेकिन नाम क्या दे दिया? आयुष्मान आरोग्य। पहले नाम क्या था कांग्रेस के समय? जनता क्लिनिक। क्या नाम था? जनता क्लिनिक। अब देखो इसमें ध्यान से देखना, एक यहाँ पर आपको ये टैगलाइन दिख रही है? क्या लिखा हुआ है? आरोग्यम परम धनम। ये ध्यान रखना। अगर पूछे आयुष्मान आरोग्य मंदिर की टैगलाइन क्या है? आरोग्यम परम धनम। बात समझ में आ गई? ये तो है गांवों के अंदर। जब अपन ने गांवों के अंदर खोले तो अपन ने नाम दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और अगर यही मैंने इस तरह के सेंटर अगर शहरों के अंदर खोल दिए तो मैंने नाम के आगे क्या लगा दिया? शहरी। और नाम क्या हो गया? शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। देखो मैं आपको एक फोटो बताता हूँ, ये रही, दिख रही है? इसके अंदर क्या है? ये यहाँ पे क्या लिखा दिख रहा है आपको? जनता क्लिनिक। पहले था जनता क्लिनिक, लेकिन अब नाम क्या कर दिया? शहर के अंदर है तो शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। कहां पर है? बब्बर मगरा, जैसलमेर। ये जैसलमेर का एक फोटो था जो मैंने बताया। यहां पर भी देखो आप, इसकी टैगलाइन क्या है? आरोग्यम परम धनम। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो पहले जो जनता क्लिनिक थे उसका नाम चेंज करके गांवों में कर दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, और शहरों के अंदर कर दिया शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इन दोनों की जो टैगलाइन है वो टैगलाइन सेम ही है, आरोग्यम परम धनम। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। उजाला क्लिनिक राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोरों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के लिए अपन ने कौन से क्लिनिक खोले थे? उजाला क्लिनिक। क्लियर? दोनों क्लिनिक क्लियर? उजाला क्लिनिक क्लियर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्लियर। ठीक है, चलिए इसके और आगे बढ़ते हैं। आगे और बढ़ेंगे तो अगली जो चीज आएगी उसको अपन देखते हैं। ये देखो, आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्लियर, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्लियर। अब अगली जो आती है वह आता है टेली कंसल्टेशन। सुनना, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। टेली कंसल्टेशन आपको पेपर में सीधा पूछ लेगा कि टेली कंसल्टेशन क्या है। ठीक है, आप बताओ नाम से आपको टेली कंसल्टेशन से क्या लग रहा है? आप क्या सोच सकते हो कि टेली कंसल्टेशन क्या है? बताओ। फोन पे किससे बातें करना? हाँ, डॉक्टर से फोन पे बातें करना। और टेली कंसल्टेशन क्या हो सकता है? कंसल्टेशन मतलब सलाह लेना, टेली मतलब
टेलीफोन पे या वीडियो कॉल पर। अब मैं एक फोटो बताता हूँ, उस फोटो से समझना। ये दिख रहा है, दिख रहा है ये लिखा टेलीमेडिसिन लिखा हुआ है। टेलीमेडिसिन आएगा तब तो आप परफेक्टली बात करोगे डॉक्टर से। और टेली कंसल्टेशन आ जाएगा, सलाह आप किसी से भी ले सकते हो, डॉक्टर से भी ले सकते हो, किसी इंजीनियर से भी ले सकते हो, किसी अन्य पेशेवर टीचर से भी ले सकते हो, सलाह किसी से भी ले सकते हो। लेकिन अगर टेली मेडिसिन आ गया तो यहाँ पर कौन बैठा है? डॉक्टर। आप लोग सामने बैठे हो और आप अपने जो सलाह मशवरा है वो कर रहे हो। बात समझ में आ गई? आजकल इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि सब चीज़ें क्या हो गई आजकल, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया ना। आजकल सब चीज़ें अपन इलेक्ट्रॉनिक्स पर जा रहे हैं, तो अब अपन मेडिकल सर्विस भी जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मोड पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मोड पर जा रहे हैं तो अपन ने शुरू किया टेली कंसल्टेशन। टेली कंसल्टेशन के अंदर क्या होगा, या तो डॉक्टर से वीडियो कॉल होगा या अपन फ़ोन पे बात करेंगे और अपनी जो समस्या है वो बताएंगे। डॉक्टर आपको दवाएं प्रिस्क्राइब करेगा, आपको लेके आनी है। अब इसमें फ़ायदा किसका? फ़ायदा दोनों का, पेशेंट का भी फायदा और डॉक्टर का भी फायदा। डॉक्टर का क्या फायदा? डॉक्टर एक साथ बहुत सारे मरीजों को देख सकता है ना, और 5 मिनट के अंदर वापस वीडियो कॉल से दूसरा पेशेंट जुड़ जाएगा, तो एक कम समय के अंदर ज़्यादा पेशेंट कवर कर सकता है। दूसरी बात, पेशेंट को क्या फायदा? पेशेंट बाड़मेर में है और डॉक्टर अगर अहमदाबाद में, तो फिर उसको अहमदाबाद जाना पड़ेगा, लेकिन ये आना जाना बच गया उसका। तो ये होता है टेली कंसल्टेशन या टेली मेडिसिन। सुनो, अस्पताल जाने की अपेक्षा टेली मेडिसिन सस्ता विकल्प है। 30% तक कम हो जाता है इलाज का खर्च, हो जाता ना, ट्रैवलिंग सारा का सारा बच जाता है। अनुमान है कि टेली मेडिसिन से 2025 तक 300 से 375 अरब की बचत होगी, और भारत टेली मेडिसिन सुविधा में टॉप 10 देशों में। ये मैं अलग अलग सूचनाएं लेकर आया हूँ। बाकी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि टेली मेडिसिन क्या होता है। टेली मेडिसिन होता है वीडियो कॉल पर या फोन पर डॉक्टर से सलाह लेना। एक और फोटो है इसकी, ये देखो, ये दैनिक भास्कर की फोटो है, उसमें ये एक न्यूज़ छपी थी टेली मेडिसिन के बारे में। डॉक्टर से डिजिटल सलाह लेने जा रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। जो डिजिटल सलाह लेते हैं ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? टेली मेडिसिन। बात समझ में आ गई ना? क्या ध्यान रखनी है? लक्षणों, दवाइयों और सवालों की लिस्ट तैयार रखें, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड्स साथ रखें, पुराने जो आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स हुए हैं उनको ध्यान में रखें। इंटरनेट कैमरे की जांच करें, पता चले डॉक्टर आपको देख ही नहीं पा रहा, आवाज़ पहुंच नहीं पा रही, तो इस तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। सलाह के बाद डॉक्टर से डाउट पूछें, फीडबैक दें। बातचीत के दौरान वीडियो ऑडियो क्वालिटी का ध्यान रखें, मरीज को साथ रखें, नोट्स बनाएं। बात समझ में आ रही कुल मिलाकर कि टेली मेडिसिन है क्या? उसी के लिए अब टेली मेडिसिन के लिए सरकार ने एक पोर्टल को लॉन्च किया, और उस पोर्टल का नाम है ई संजीवनी पोर्टल। क्या नाम है? ई संजीवनी पोर्टल। बात समझ में आ गई? आपको अगर पूछे टेली मेडिसिन क्या है, आराम से लिख पाओगे, ठीक है। और उसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किए? सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया, उस पोर्टल का नाम क्या है? ई संजीवनी। क्लियर? बात क्लियर? ये चीजें भविष्य में देखो, आने वाले समय में ये सब चीजें जो अभी अपन कर रहे हैं ना, वो आने वाला समय सब कुछ चेंज कर देगा। और मैं आपको बोलूं, आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की ही बात होगी, और ये टेक्नोलॉजी पता नहीं किस जगह पर जाकर रुकेगी, इस बात का कोई अंत नहीं है। आजकल बहुत कुछ चीजें चेंज हो गई। आप आने वाले समय में 10 साल बाद देखोगे कि सब कुछ जो है ना, जो इंसान हाथ से काम कर रहा है, वो सारा का सारा रूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ले लिया। एआई सुनते हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरा एक मित्र है, वो टेक्सास के अंदर है, टेक्सास अमेरिका के अंदर है। आप लोगों ने एलन मस्क का नाम सुना होगा, सुना है ना? एलन मस्क की एक खुद की कंपनी है, टेस्ला, स्पेस एक्स, तो वो टेक्सास के अंदर ही काम करते हैं, टेक्सास यूएसए में। वो मेरा मित्र बात करता है कि टेक्सास के अंदर एक बार मुझे एलन मस्क की कंपनी में जाने का मौका मिला। अपन जिस आज दुनिया में रह रहे हैं, उससे हजारों गुना ज़्यादा आगे वो दुनिया काम कर रही है। वहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम है, पूरा का पूरा ऑटोमेटिक है, एंट्री से लेकर एग्जिट तक सारे के सारे काम रोबोट करते हैं। सफाई हो गई, सिस्टम पर बात करना हो गया, कंप्यूटर ऑपरेट करना हो गया, सब कुछ A to Z काम, सारा का सारा काम एआई करती है। वो इतनी आगे दुनिया चल रही है। आज के समय में अपन जो डॉक्टर के पास जाकर दिखा रहे हैं, वो भविष्य में क्या हो जाएगा? टेलीमेडिसिन। डॉक्टर सामने बैठेगा, आप लोग वीडियो कॉल से बात करो, अपॉइंटमेंट लो, और उसके बाद आपकी जो दवाएं हैं वो सारी की सारी चीज़ें चेक होगी। उसके लिए सरकार ने पोर्टल बनाया, उस पोर्टल का नाम क्या है? ई संजीवनी। बात समझ में आ गई? ये है टेली कंसल्टेशन, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं, स्वास्थ्य के बारे में और कौन कौन सी बातें हैं जो सरकार ने की है, ठीक है। ये हो गया टेली कंसल्टेशन। ये किसके द्वारा संचालित है?
केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय। एक सीडेक होता है, सीडेक एक संस्थान है, सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, सीडेक। और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जहां पर भी इंटरनेट की बात आएगी वहां पर किसकी बात आएगी? सूचना प्रौद्योगिकी। याद करो अपन ने राजकाज इन सब में बात की थी, सूचना प्रौद्योगिकी की थी ना, तो वो सूचना प्रौद्योगिकी है। ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन एक शुरू किया है, और ये एक पोर्टल है, वो भी ई संजीवनी पोर्टल है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला और कौन सा काम किया है? आयोडीन अल्पता विकारण। आयोडीन मतलब नमक, नमक की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, तो सरकार ने एक दिवस घोषित किया, ये दिवस ध्यान रखना कौन सा है? 21 अक्टूबर। कौन सा दिवस बनाएंगे? ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डे। मतलब ग्लोबल मतलब वैश्विक, आयोडीन मतलब आयोडीन, डेफिशिएंसी मतलब कमी, डे मतलब दिवस। ये जो आर्थिक समीक्षा के अंदर दिवस दे रखे, बहुत अच्छे से ध्यान रखने पड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब आता है? 8 सितंबर। बहुत बढ़िया। अगर आपको पूछे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब आता है? 11 अक्टूबर। आप बताओ राष्ट्रीय बालिका दिवस 23 कब? 24 जनवरी। कब आता है? 24 जनवरी। ये सारे के सारे जो दिवस मैंने बताए दिमाग में सेट करके रखना। अब एक दिवस और आ गया, ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डे। कब आता है? 21 अक्टूबर। याद कर लोगे, ठीक है। ये एक दिवस बहुत महत्वपूर्ण। अगला तंबाकू मुक्त युवा अभियान। आप सबको पता है ये बहुत बड़ा एक आजकल कैंपेन मान लो, कुछ भी मान लो, तंबाकू की जो लत है ये युवाओं को पड़ रही है। क्या होता है स्टार्टिंग के अंदर? अपन देखो कोचिंग जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अपन मित्र बनाते हैं, है ना। ये मित्र क्या करता है कि स्टार्टिंग के अंदर तो आपको फ्री में दे देता है कोई चीज़, रजनीगंधा है, बीड़ी है, सिगरेट है, स्टार्टिंग में तो फ्री में, आपको भी लग रहा है फ्री में, फुकट रुमाल है। आप जब आप सेवन करने लगते हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 11वीं बार क्या होगा कि अगर आप उस चीज़ का सेवन नहीं करोगे तो आपकी बॉडी उस चीज़ की डिमांड करती है, और जब डिमांड पूरी नहीं होती है ना, तब आपको चिड़चिड़ापन दिखता है, आपको झगड़ा दिखता है, आपको क्रोध आता है। फिर अपन जब वापस उस चीज़ का सेवन करते हैं तब अपन की बॉडी रिलैक्स हो पाती है, तो अपन धीरे धीरे उस चीज़ के क्या हो जाते हैं? आदी। इसी वजह से तंबाकू निषेध दिवस बनाया जाता है। इसको अपन बोलते हैं नो टोबैको डे। नो टोबैको डे ये होता है 31 मई को। कब होता है? 31 मई को। और सरकार ने देखो 31 मई से लेकर 31 जुलाई तक 23 में एक पूरे भारत में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना, 31 मई को कौन सा दिवस है? तंबाकू निषेध दिवस, नो टोबैको डे, ठीक है। अगला योग दिवस सबको पता है। योग की महत्ता को बताने के लिए ये जो योग दिवस है यहाँ पर, ये 2023 का है। कब का है? 2023, क्योंकि आर्थिक समीक्षा मार्च में आ गई थी, है ना। तो ये कब है? 21 जून 2023 का, 21 जून 2023 का। कौन सा था? नोवा था। थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। एक बात और बता रहा हूं, G20 सम्मेलन हुआ था भारत में। कहां पर हुआ था? भारत मंडपम हुआ था ना, भारत मंडपम। उसकी भी थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, एक बार पेपर में सवाल आया कि G20 की थीम क्या है ना। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम दिया ही नहीं, उन्होंने दे दिया वन अर्थ वन फैमिली वन प्लैनेट। इंग्लिश में वसुधैव कुटुंबकम को क्या बोलते हैं? वन अर्थ वन फैमिली वन प्लैनेट, ठीक है। मतलब वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है, तो इसने इंग्लिश में दे दिया, वसुधैव कुटुंबकम दिया ही नहीं। तो ये भी ध्यान रखना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वन अर्थ वन फैमिली वन प्लैनेट, ठीक है। राज्य स्तरीय आरोग्य मेला भी आयोजित किया गया। कहां पर किया गया? सीधा ध्यान रखना, दूदू से एमएलए हैं हमारे प्रेमचंद बेरवा, जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो अब देखो ये नवा है ना, करंट के हिसाब से आपको 10वां ध्यान रखना है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कौन सा? 10वां। अगर 10वां पूछे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब हुआ? 21 जून 2024। इसकी थीम ध्यान रखिएगा, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं और समाज के लिए योग। ये कब की थीम है? 2024 की। 23 की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। दिवस क्या है? 21 जून। और नो टोबैको डे कब होता है? 31 मई। और आयोडीन डेफिशिएंसी डे कब आता है? 21 अक्टूबर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
अब ये बजट की बातें कर रहा हूँ जो शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित है, जो बजट के अंदर घोषणा हुई है। जैसे मैंने आपको पर्यटन के अंदर घोषणा करवाई थी, खाटू श्याम जी के लिए 100 करोड़, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के लिए 100 करोड़, है ना। एक भारत राजस्थान में भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम बनेगा। कहाँ बनेगा? जयपुर बनेगा। हाँ, राजस्थान मंडपम कहाँ बनेगा? जयपुर में बनेगा। ये सब बातें बताई थी ना मैंने बजट के अंदर, पर्यटन की थी। अब मैं पर्यटन की अब मैं बजट की वो बातें बताऊंगा जो किससे जुड़ी हुई है? शिक्षा और स्वास्थ्य से। ठीक है, सुनो ध्यान से। आप सब लोगों ने एक नाम सुना है आईआईटी का? आईआईटी का नाम सुना है? आईआईटी। आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बताइए राजस्थान में कहाँ है? जोधपुर में ही है। और आईआईटी राजस्थान में कहाँ है? हाँ, राजस्थान में सिर्फ एक जगह ही है, जोधपुर में। एम्स कहाँ है? जोधपुर में। आईआईएम कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। सब जोधपुर में नहीं है, जयपुर में भी नहीं है, अजमेर में भी नहीं है, कोटा में भी नहीं है, उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर। कौन सा? आईआईएम कहाँ है? उदयपुर। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, भारत की प्रमुख 3 संस्थान हैं जो अपने आप में बहुत माइलस्टोन है। इंजीनियरिंग में आईआईटी, मेडिकल में एम्स, और मैनेजमेंट में आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। देखो क्या करते हैं लोग, जैसे इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियरिंग करने के बाद अच्छा पैकेज लगता नहीं तो वो मैनेजमेंट के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में आईआईएम वगैरह से मैनेजमेंट करते हैं बढ़िया, तो उनका पैकेज लगता है 60 लाख 70 लाख अच्छे से। ठीक है, तो ये 3 संस्थान बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आईआईटी, एम्स और आईआईएम। राजस्थान के अंदर तीनों हैं, आईआईटी, एम्स दोनों जोधपुर में, आईआईएम उदयपुर में। उदयपुर के अंदर एक चीज मैंने और बताई थी लास्ट टाइम, बताओ आप कौन सी थी? याद करो। उदयपुर RSCERT, RSCERT संस्कृत के लिए एक संस्था बताई थी। हाँ, उस संस्था का नाम बताओ। SMS तो, अरे वो संस्कृत विश्वविद्यालय है मैडमो, SSIERT याद करो, स्टेट संस्कृत इंस्टीट्यूट ऑफ काउंसिल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। याद बताए थे महापुरा। और जो पहला विश्वविद्यालय था संस्कृत वाला, जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, वो कहाँ है? वो जयपुर में 1998 में स्थापना की थी। याद आया? चलो अब मैं ये आईआईटी की बात कर रहा था। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी केंद्र सरकार का उपक्रम है। ठीक है, अब आईआईटी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। मैंने आपको एक योजना बताई थी, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, उसमें देश विदेश के टॉप 150 यूनिवर्सिटी का चयन किया जाए। मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि इसके अंदर आईआईटी मद्रास है, आईआईटी बॉम्बे है, ये कुछ संस्थान आते हैं। तो सरकार ने क्या कि राजस्थान सरकार ने इसकी कॉपी मारी कि केंद्र में चल रहा है आईआईटी, अपन क्या करते हैं RIT, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो 3 जगह पर RIT बनेगी। कहाँ पर? बीकानेर, अजमेर, भरतपुर। तो ABB, A से अजमेर, B से बीकानेर, B से भरतपुर। याद रहेगा। अब जो जहां पर भी 3 चीजें आ गई, वहां पर चौथी चीज क्या आएगी कि कहां पर निर्माण नहीं किया जाएगा। तो 3 जगह किया जाएगा, अजमेर में, बीकानेर में, भरतपुर में। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलो अगली बात करते हैं। विश्वविद्यालय का जो कुलपति होता है, अपन कुलपति बोलते हैं अपन, है ना। कुलपति पहले पद होता था, वो होता था राज्यपाल, है ना। जैसे आप ये कभी नोटिस किया होगा कि कभी भी किसी भी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होता है, फेयरवेल होता है ना, तो जैसे JNU का हुआ या मोहनलाल सुखाड़िया का हुआ, आप अखबार में पढ़ोगे कि राज्यपाल को आमंत्रित किया जाता है और राज्यपाल उपाधियां प्रदान करता है। देखा कभी आपने? राज्यपाल को बुलाते हैं और राज्यपाल क्या करता है? उपाधियां देता है, क्योंकि उस विश्वविद्यालय का जो कुलपति है, वो कुलपति कौन है? राज्यपाल। बात समझ में आ गई? अब जो कुलपति का पद था, उस कुलपति के पद को चेंज कर दिया और क्या कर दिया? कुलगुरु। ये अगर राजस्थान की विश्वविद्यालय है तो कुलपति होगा राज्यपाल, अगर सेंट्रल के विश्वविद्यालय हैं तो कुलपति होगा राष्ट्रपति। जैसे आईआईटी है तो आईआईटी के टाइम बुलाओगे किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, एम्स है तो एम्स के टाइम किसको बुलाओगे? राष्ट्रपति को। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ, भारत के अंदर एक विश्वविद्यालय ऐसा है जिसका कुलपति प्रधानमंत्री है? नहीं, पश्चिम बंगाल में। बहुत बढ़िया, नाम बताओ। विद्या भारती विश्वविद्यालय, एकदम सही, विद्या भारती विश्वविद्यालय। विद्या भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में है और उसका जो कुलपति है, वह कुलपति कौन है? प्रधानमंत्री। याद रहेगा। बाकी सबके कौन होता है?
राष्ट्रपति। चलिए अगली बात, अब ये ध्यान रखना, ये भी एक बहुत अच्छी चीज की इन्होंने इस बार बजट के अंदर कि राजकीय, अब ये पॉइंट ध्यान रखना, कौन से विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए? राजकीय विद्यालय, निजी विद्यालय वाले नहीं। 8वीं 10वीं 12वीं में राज्य तथा जिला स्तर पर मेरिट में आने वाले 33,000 बच्चों को 3 साल का इंटरनेट और टैबलेट, टैबलेट वो गोली नहीं, टैबलेट मतलब फोन का बड़ा रूप, उसको अपन बोलते हैं टैबलेट। तो टैबलेट दी जाएंगे कितने साल के इंटरनेट के साथ? 3 साल के इंटरनेट के साथ। अब ध्यान रखना, आपको सवाल पूछेगा पात्रता क्या है, एक तो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत, 8वीं 10वीं और 12वीं, इनमें जो आता है 33,000 बच्चों को। अब 8वीं में अलग देंगे, 10वीं में अलग देंगे, 12वीं में अलग देंगे, कुल मिलाकर बच्चे कितने होंगे? 33,000। ठीक, एक 8वीं 10वीं 12वीं वाली योजना मैंने बताई थी, बताओ कौन बताएगा? उस योजना का नाम बताओ। 8वीं में 40,000, 10वीं में 75,000, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। 8वीं में 40, 10वीं में 75 और 12वीं में 1 लाख प्लस स्कूटी। बात समझ में आ गई? तो ये ध्यान रखना। तो वो इंदिरा प्रियदर्शनी योजना थी, कितने वर्गों में देंगे? 8 वर्गों में। याद है 8 वर्ग मैंने बताए थे आपको। उन 8 वर्गों में 8वीं 10वीं 12वीं में जो पहले स्थान पर आएगी, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर? जिला स्तर पर। और यहां पर क्या बोला? 8वीं 10वीं 12वीं में राज्य और जिला स्तर की मेरिट मारने वाले 33,000 बच्चों को 3 साल का इंटरनेट प्लस टैबलेट। आपको पता महिलाओं को भी अभी बीच में जब अशोक गहलोत की सरकार जा रही थी, लड़कियों को और महिलाओं को मोबाइल दिए थे। आप में से किसी को मिला? नहीं मिला? घर पे नहीं मिला? चलो, आप लोगों ने या तो आवेदन नहीं किया होगा उस टाइम। तो उस टाइम भी यही सिस्टम था कि जो जन आधार कार्ड है, उस जन आधार कार्ड की जो मुखिया है, मुखिया कौन? आपकी माता जी। तो उन माताओं को 3 साल का इंटरनेट के साथ फोन दिया जाएगा। वो योजना अशोक गहलोत के समय थी। अब इस योजना में कर दिया 3 साल का इंटरनेट के साथ टैबलेट। ठीक है, याद करना। देखो आपको लग रहा है ना, देखो आजकल के टाइम में सारा का सारा आईटी क्षेत्र हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई चीजें हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हो रही है। क्योंकि पहले किताबें होती थी, अब किताबें दूर कर दी कि भाई टैबलेट दे रहे, टैबलेट से पढ़ो तुम लोग। आजकल धीरे धीरे आने वाले समय में ये किताबें, देखना आप आने वाले समय में बिल्कुल बंद हो जाएगी। आपके पास पीडीएफ आएगी, आपको पीडीएफ से पढ़ना पड़ेगा। आने वाला समय ऐसा हो जाएगा जैसे अभी 1 साल पहले तक हमारे ऑफिस के अंदर फाइलें चलती थी। लिटरली हम लोग पेपर निकालते थे, पेपर निकालने के बाद अधिकारी उस पर साइन करते थे। ठीक है, अब मैं आपको बोला हूँ 4 महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया ऑफिस का। अब पेपर तो जाता ही नहीं है, बस फाइल आती है। फाइल घर पे बैठे बैठे, भले ही तुम लोग कहीं बैठे हो, फोन में चलाते चलाते फाइल अपलोड कर लो, सर के पास भेज दो, वो अपना आप साइन हो गया जाती है। बहुत इजी काम हो गया। पहले तो अगर तुम लोग घर पे कंप्यूटर होता था या प्रिंटर होता था तो ही काम कर पाते थे, और वो भी साइन करवाने के लिए जाना पड़ता था या किसी पियून को भेजो। अब कुछ नहीं है, अगर तुम्हारे पास अभी कोई लेटर आ गया या कोई फाइल आ गई, 5 मिनट का समय लगता है, खड़े खड़े भी अपन मैसेज डालकर फाइल उनको भेज देते हैं। सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। कलेक्ट्रेट तो 92 की कलेक्टर लगभग 95% इलेक्ट्रॉनिक्स मोड पर चली गई है पूरा। अगर तुम फाइल लेकर जाओगे ना, कलेक्टर साइन ही नहीं करता है कि नहीं तुम ऑनलाइन फाइलें करो सारी की सारी। ई फाइलिंग बताया था ना मैंने। अब वो ई फाइलिंग पर जो साइन करते हैं वो करता है ई साइन, है ना, वो सिस्टम चलता है आजकल। चलिए, अब महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, एक संस्कृत महाविद्यालय में वो विश्वविद्यालय बताया था, जगत गुरु रामानंदाचार्य वाला बताया था ना। अब ये ना जयपुर के अंदर, और ये ज्योतिष शास्त्र के लिए अपन इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बताया मैंने बहुत बार, बताया था ना। जैसे आपने बाजरा का नाम सुना है? बाजरा, बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर का गुड़ामाला ने, जोधपुर में कहा, वो बाजरा का एक्सीलेंस केंद्र है। सुनना एक बात और ध्यान से, एक होता है अनुसंधान केंद्र, एक होता है उत्कृष्टता केंद्र। इन दोनों में बहुत फर्क है। क्या? एक तो अनुसंधान केंद्र और एक क्या है? उत्कृष्टता। अनुसंधान को अपन बोलते हैं इंग्लिश में रिसर्च सेंटर, है ना, नाम सुना है आपने? सुना होगा केंद्रीय भीड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र, अविका नगर टोंक, पढ़ा है ना, वो अनुसंधान केंद्र। एक होता है एक्सीलेंस सेंटर, मतलब उत्कृष्टता केंद्र। इन दोनों में क्या फर्क होता है? अनुसंधान का मतलब होता है खोज करना, किसी नई किस्म की खोज करना, ठीक है, वो होता है अनुसंधान। और उत्कृष्टता का मतलब होता है जो चीज खोज हो चुकी है उसको और बेहतरीन बनाना, उत्कृष्ट बनाना,
वो है उत्कृष्टता केंद्र। बाजरा का अनुसंधान केंद्र है गुड़ामालानी बाड़मेर, और लेकिन बाजरा का उत्कृष्टता केंद्र है जोधपुर। बात समझ में आ गई। वैसे कि वैसे आप लोगों ने जैविक खेती का नाम सुना होगा। जैविक अनुसंधान केंद्र अगर पूछे कोटा, लेकिन जैविक उत्कृष्टता केंद्र पूछे तो झालावाड़। बात समझ में, इस तरह से अलग अलग होते हैं। तो अभी बजट के अंदर क्या घोषणा की, ज्योतिष व वास्तु विद्या। ज्योतिष मतलब जानते हो, अपन घर के अंदर जनरली बोलते हैं ना कि रसोई इस दिशा में रखो, देवता का मंदिर इस दिशा में रखो, है ना, बोलते हैं ना। तो ये होता वास्तु शास्त्र। अपन मकान वगैरह बनाते हैं तो अपन पंडित से पूछते हैं कि घर का गेट किस तरफ रखूं मैं, इस तरफ रखें कि इस तरफ रखें, कि सूरज के सामने रखें कि सूरज की डूबती दिशा में रखें, उगती दिशा में रखें, बोलते हैं ना। तो वो सब क्या है, वास्तुशास्त्र। तो वास्तुशास्त्र के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा वो महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन। सुनिए इसको, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन। अब इसके अंदर क्या है, नाम क्या आ गया, डिजिटल। वापस डिजिटल का मतलब क्या, सब इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या होगा, सरकार ने एक कार्ड की घोषणा की, उस कार्ड का नाम है आभा कार्ड। क्या नाम है, आभा। क्या हुआ, एम्स में नहीं, अब सब जगह चलेगा। सुनिए क्या होता है, चलो आपको पता है तो आप बताओ, इसके अंदर आपने कभी देखा है कार्ड ये बनाया है? हाँ, उसमें क्या होता है, हाँ नहीं नहीं नहीं, वो अलग कार्ड है फिर तो। सुनिए, आभा कार्ड के अंदर देखो, इसके अंदर क्या होता है, जैसे अपन तो चलो ठीक है जवान है, जो दादाजी होते हैं या पिताजी वगैरह होते हैं तो उनकी क्या ट्रीटमेंट चलते हैं। जैसे शुगर है तो शुगर का ट्रीटमेंट है, पहले अलग दवाई थी, फिर शुगर कम ज़्यादा हो गई, फिर अलग दवाई आई, ठीक है। किसी को अन्य कोई बीमारी है, बीपी है, तो पहले अलग दवाई थी, बाद में अलग दवाई आई, फिर डॉक्टर सेट नहीं हुआ तो अपन ने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, फिर कोई डॉक्टर सेट नहीं हुआ तो फिर किसी तीसरे डॉक्टर के पास गए। अपन क्या करते हैं कि एक फाइल बनाते हैं ना, पहले डॉक्टर की पर्ची ये थी, फिर प्रिस्क्रिप्शन ये दिए, फिर प्रिस्क्रिप्शन ये दी, इस तरह से एक पेशेंट की फाइल होती है ना। अब क्या होता है कि आप अगर एम्स के अंदर जाओगे ना, देखो मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो राजस्थान में सबसे बढ़िया इलाज है ना, वह एम्स का ही है। आप अगर एम्स के अंदर किसी पेशेंट को लेकर जाते हैं तो वो एम्स वाले सीधा इलाज शुरू नहीं करते, ठीक है। वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपका डेक रिकॉर्ड चेक करते हैं। जैसे आपको पहले कौन कौन सी दवाइयाँ दी थी, उस दवाइयों का क्या क्या इफेक्ट हुआ, उस पूरा का पूरा रिसर्च करेंगे 1-1.5-2 घंटे वो बैठकर। उसके बाद वो पेशेंट को हाथ लगाएंगे। बाकी जगह आप जाओगे ना, इवन मैं आपको बोलूँ सरकारी हॉस्पिटल बाड़मेर के अंदर भी चले जाओगे ना कि खांसी जुकाम, वो आप खांसी जुकाम मत बोलोगे तब तक वो दवाइयाँ लिख के पकड़ा देगा, ईमानदारी से, क्योंकि उनके पास पैटर्न फिक्स है कि खांसी जुकाम बोले तो 6 दवाइयाँ लिखनी, अगर कान का दर्द बोले तो 2 दवाइयाँ लिखनी, अगर माथे का दर्द बोले तो ये 2 दवाइयाँ लिखनी। पैटर्न फिक्स है। कोई भी डॉक्टर, इवन आप सरकारी अस्पताल के अंदर 4 डॉक्टर बैठे रहते हैं, 4 डॉक्टर के पास जाकर तुम्हार कर लो, पहले उसके पास चले जाओ, फिर उसके पास चले जाओ, और लास्ट में दवाइयाँ लो, सेम किस है, क्योंकि वो कोई रिसर्च नहीं। अब भले आदमी को कोरोना हो नहीं हो, वो उनको कोरोना की दवाइयाँ पकड़ा देगा, है ना। एम्स के अंदर क्या होता है कि वो पूरा का पूरा रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के लिए आपको जो पुराना डॉक्यूमेंट होता है ना, उसको देखना पड़ता है। तो सरकार ने कार्ड शुरू किया, इस कार्ड का नाम है आभा कार्ड। इसकी फुल फॉर्म है, देखो ध्यान से सुनना, फुल फॉर्म, ए से आयुष्मान, बी से आयुष्मान भारत, फिर एच से हेल्थ, ए से अकाउंट, ए से अकाउंट, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। बात समझ में आ गई। इसके अंदर क्या होता है कि हाँ, एक क्यूआर कोड होता है, एक चिप लगी होती है, उस चिप के अंदर जो ट्रीटमेंट होता है वो सारा का सारा फिक्स रहता है, पूरा का पूरा ट्रीटमेंट रहेगा। अब डॉक्टर के पास जाके आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं कि पहले हम शर्मा जी के पास गए थे, फिर गोयल साहब के पास गए, फिर मेडिपल्स गए, नहीं, वो उसके पास एक मशीन रहेगी, वो कार्ड उस मशीन पर रखेगा, आपका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट उस डॉक्टर की स्क्रीन पर। बात समझ में आ गई। तो पूरा का पूरा क्या हो गया, डिजिटल। इस आभा कार्ड को ध्यान रखना, किससे संबंधित है, स्वास्थ्य से। अब एक बात और बताऊं, चलो ये बात चलिए, अब बच्चों के भी कार्ड बनने लगे, उस बच्चों के कार्ड का नाम दिया अपार कार्ड।
क्या नाम दिया? अभी आपके घर में कोई भतीजा भतीजी होंगे तो उनको देखना, स्कूल वाले बहुत फोर्स कर रहे हैं कि तुम अपार कार्ड बनवाओ, अपार कार्ड बनवाओ। अपार कार्ड क्या होगा? सरकार पूरा का पूरा एक डेटाबेस तैयार कर लेगी कि इस देश के अंदर जो कक्षा 12वीं तक के बच्चे हैं, उन 12वीं तक के बच्चों की संख्या, ये डेटाबेस पूरा का पूरा बन जाएगा। तो ये अपार कार्ड किसके लिए? बच्चों के लिए, जो स्कूली विद्यार्थी उनके लिए। आभा कार्ड किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। ये हर किसी का बनेगा आभा कार्ड, ठीक है। तो ये मिशन का नाम क्या है? राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है। समझ में आ गई बात? जो मैं बातें समझा रहा हूँ वो समझ में बैठ रही है? चलो आगे बात करते हैं। अब ये स्पोर्ट्स में कौन कौन सी घोषणा हुई, सीधी सीधी याद करनी है। देखो, महाराणा प्रताप खेल विद्यालय है ना। तो सुनो, ये क्या होगा? ये विश्वविद्यालय कर लो, है ना। एक विश्वविद्यालय बनेगा, महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय के अंडर में क्या होता है? महाविद्यालय, विद्यालय नहीं, महाविद्यालय, है ना। तो एक अपन ने यूनिवर्सिटी बनाई, उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या रखा? महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर में अपन ने घोषणा की कि अपन प्रत्येक संभाग पर किसकी स्थापना करेंगे? महाविद्यालयों की। बात समझ में आई? तो महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय बनेंगे, जिसके तहत प्रत्येक संभाग में एक महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। तो अगर आपको पेपर में पूछे खेल महाविद्यालय की स्थापना किस स्तर पर होगी? संभाग स्तर पर। और खेल विश्वविद्यालय राज्य स्तर पर एक ही बनेगी। समझ में आ गई बात? पेपर में ध्यान से देखना, खेल विश्वविद्यालय पूछेगा तो राज्य स्तर पर एक है, और खेल महाविद्यालय पूछेगा तो संभाग स्तर पर है, ठीक है। चलो, फिर स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। देखो, जो स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, खेलते हैं, तो उनको बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, बहुत सारी चोटें लगती है। तो इस वजह से ये स्कीम लॉन्च की, स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना जीवन बीमा कवरेज। कितने का है? 25। अब लेकिन ध्यान रखना, ये अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता है, अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता। अंतर्राष्ट्रीय में लगभग 3 तरह के आते हैं: ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियाई, कॉमनवेल्थ। पता है? चारों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक अभी हुए। एशिया में क्या होते हैं कि एशिया के देश भाग लेते हैं, सारे के सारे एशिया के देश। कॉमनवेल्थ में कौन भाग लेता है? कॉमनवेल्थ का नाम सुना है कभी? हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रमंडल। बताओ, है? बहुत बढ़िया। जो कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं, तो इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? सबने मिलकर अपना एक ग्रुप बना लिया, जो कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं, और अपने ऊपर एक टैग लगा दिया। क्या लगा दिया? कॉमनवेल्थ, या इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं, उसके अंदर वो देश भाग लेते हैं जो कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे। बात समझ में आ गई? इनके अंदर किसी ने कोई पदक जीता है तो उसको 25 लाख रुपए तक का क्या मिलेगा? बीमा कवरेज। समझ में आ गई बात? कितने तक का है? 25 लाख। और मैंने आपको एक बात बताई थी, कोई अगर अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता है, जैसे ओलंपिक में जाएगा या पैरा ओलंपिक में जाएगा, स्वर्ण पदक जीतेगा, कितना पैसा मिलेगा? 3 करोड़। सिल्वर पदक 2 करोड़, और कांस्य पदक 1 करोड़। याद रखना। और यहाँ पर ये 25 लाख तक का दुर्घटना बीमा। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। क्या हुआ? अभी कुछ टाइम पहले एक योजना लॉन्च की, एक जिला एक उत्पाद। सुना कभी नाम? एक जिला एक उत्पाद। उसके अंदर क्या होता है कि अपन प्रत्येक जिले से एक चीज का चयन करते हैं। मैं आज भी टेलीग्राम के अंदर एक फोटो डलवाता हूँ, आप देखना। एक जिला एक उत्पाद के तहत क्या होता है कि अपन प्रत्येक जिले से कोई ना कोई जिले की एक खास चीज है, उसको अपन चयन करते हैं और उसको निर्यात के लायक बनाते हैं। जैसे अपन ने बाड़मेर से चयन किया हैंडीक्राफ्ट को और ब्लॉक प्रिंटिंग को, क्योंकि अपन के यहाँ अजरक प्रिंट होती है ना, मलई प्रिंट होती है। तो इसका चयन किया और अपन बोला कि अपन इसको इतना प्रमोट करेंगे कि ये क्या हो जाए? निर्यात हो जाए। जैसे नागौर से चयन किया मकराना मार्बल का, है ना। अलग अलग जगह से अलग अलग चीजों का चयन किया। और केंद्र सरकार है आजकल वन चीज पर बहुत ज्यादा काम कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन, है ना, अभी लोकसभा से पास हुआ है। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। ये वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी आ गया था ना जीएसटी। ये जीएसटी कब आया? वन नेशन वन टैक्स के तहत आया। ठीक, अभी इसकी मीटिंग हुई है, निर्मला सीतारमण ने जैसलमेर में की है ना। तो और अब ये वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। अब क्या शुरू किया? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्रत्येक जिले से एक खेल का चयन किया जाएगा और उसकी अकादमी की स्थापना की जाएगी ताकि उस जिले में उस खेल को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर, ये फिटनेस के लिए, जैसे आप लोग जिम विम करते हो ना,
ठीक है, उसके लिए कहाँ पर स्थापित होगा? सवाई मानसिंह स्टेडियम में, ठीक है। एक और ध्यान रखना, ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए एक योजना चलती, उस योजना का नाम है टॉप्स, ठीक है, TOPS। एक टॉप्स योजना है ना, सब्जियों के लिए भी चलती है, T से टोमेटो, O से ओनियन, इस तरह से एक टॉप्स योजना है, P से पोटैटो। वो हाँ, टॉप्स योजना, वो S छोटा है ऐसे, ये ऐसे है, ये ऐसे, तो S का कोई मतलब नहीं है ना। ये योजना सब्जियों के लिए भी है, क्योंकि सब्जियों में भाव बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे देखने को मिलते हैं, और आप देखोगे ना तो भाव किसके ऊपर नीचे होंगे? या तो टमाटर के होंगे, या प्याज के होंगे, या आलू के होंगे। ये तीन ही सब्जियां हैं। कभी देखा कि लौकी के भाव आसमान छू ले? नहीं होता कभी भी, है ना। कभी देखा गाजर के भाव? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आदमी इन सब्जियों को खाए बिना रह सकता है, लेकिन इन टॉप्स को खाए बिना नहीं रह सकता। टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, ये तो चाहिए चाहिए सब्जी में। अगर कांदे नहीं है तो भारी काम होता है। कई लोगों का भोजन नहीं उठता है प्याज के बिना, रियलिटी है ये। तो इस वजह से ये टॉप्स स्कीम चली थी, ठीक है। एक टॉप्स योजना आपके लिए ओलंपिक के लिए, इसकी फुल फॉर्म है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। देखो, आप लोगों ने कभी किसी को पदक जीते हुए देखा हो तो आप लोग देखोगे ना कि जो पदक में कांस्य पदक जीता है ना, उनका स्टेज इस तरह से होता है ना। जो स्वर्ण पदक जीतेगा वो यहाँ खड़ा होगा, जो सिल्वर जीतेगा वो यहाँ खड़ा होगा, और जो ब्रॉन्ज जीतेगा वो यहाँ खड़ा होगा। देखा कभी आपने? कभी वीडियो वगैरह देखी हो? और जो यहाँ पर खड़ा होगा ना, उसका नेशनल एंथम बजता है उस टाइम। जैसे नीरज चोपड़ा ने जब स्वर्ण पदक जीता था, तब नेशनल एंथम बजा था भारत का, और ये दोनों यूं खड़े रहते हैं, तालियां बजाते हैं, है ना। तो टॉप्स योजना के अंदर बोला कि हम लोग, हमारा जो टारगेट ओलंपिक पोडियम, पोडियम मतलब ये होता है यहां तक पहुंचना, और यहां तक पहुंचने के लिए हमने एक योजना शुरू की। उस योजना का नाम क्या है? टॉप्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये केंद्र में चल रही है टॉप्स योजना। तो उसकी तर्ज पर राजस्थान में कौन सी शुरू की? मिशन ओलंपिक। बात समझ में आ गई? देखो, सब योजनाएं केंद्र की तर्ज पर है। केंद्र में IIT है, राज्य में RIT है। केंद्र में भारत मंडपम है, राजस्थान में राजस्थान मंडपम है। केंद्र में नीति आयोग है, राजस्थान में रीति आयोग है। केंद्र में एम्स है, आगे बताऊंगा, राज्य में रेम्स है, RIIMS, रिम्स, इसकी स्थापना कर दी। केंद्र में टॉप्स योजना चल रही है, तो राजस्थान में मिशन ओलंपिक, ठीक है। तो सब केंद्र की तर्ज पर राजस्थान सरकार कर रही है। केंद्र की कॉपी है जो राजस्थान मारने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी की सारी योजनाएं किससे संबंधित है? स्पोर्ट्स से। बात समझ में आ गई? चलो, अब इसको एक बार लिखो 5 मिनट। ये लिखना है ना? हाँ, पहले हेडिंग डालो आप, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। हेडिंग डालो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इसमें सर ऊपर वाली एक लाइन पैराग्राफ ही लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है। लिखो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सिर्फ यहां तक ही लिखना है। लिखो यहां तक।
समझ में आएगा यहाँ तक? देखो क्या लिखा हुआ है, आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को क्या बनाया गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, मैंने बताया था ना, पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये है ना, देखो ये शॉर्ट फॉर्म है ना, एसएससी आम, ये भी ध्यान रखना। एस से बताओ क्या सोच सकते हो ना कुछ, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। स्टेट, एच से हेल्थ, सी से, फिर ए से और एम से। अब बताओ स्टेट कहीं लिखा हुआ है क्या? राज्य उप लिखा हुआ है ना, सब सब हेल्थ सेंटर। ठीक है, स्टेट कैसे आ जाएगा? यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है स्टेट। उप स्वास्थ्य केंद्र मतलब सब हेल्थ सेंटर। लिख दिया। अब लिखो शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसमें यहां तक लिखिएगा, यहां तक। इससे पहले जनता क्लिनिक के नाम से जाना जाता था बस। आप इस बार मेंस प्री दोगे क्या मैडम? वो पीछे आ जाए हो, इस बार नहीं दोगे आप? तो एक ही है इस बार प्री देने में, आप ही नहीं दे रहे? अच्छा, हो गया। ठीक है, 3 क्लिनिक क्लियर हो गए, उजाला क्लिनिक, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, दोनों तीनों क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बात करते हैं, चलो आगे लिखो, इसको लिखिए टेली कंसल्टेशन। टेली कंसल्टेशन, हाँ, आरोग्यम परम धर्म लिख लो, एक लाइन और लिख लो। जो आपने शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर लिखा है ना, वहां पर एक देह वाक्य लिख लो, आरोग्यम परम धनम। इसमें लिखा हुआ नहीं था, आरोग्यम परम धनम, देह वाक्य।
आरोग्यम परम धनम। बताओ, आपने डीआरडीओ का नाम सुना है? उसका देवाक्य किसी को याद है? ये लास्ट टाइम आरएस में आया हुआ है, प्री में। याद ऐसा ही में आया है कि आरएस में आया है? किसी न किसी एक में आया हुआ, आरएस या ऐसा ही, दोनों में से किसी के प्री में आया हुआ है। बताओ, डीआरडीओ का देवाक्य, डीआरडीओ का देवाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम। यह है आपके डीआरडीओ का। ठीक है, आगे चले। पर्यटन का क्या है? राजस्थान के पर्यटन का हाँ, राजस्थान लगे कुछ अपना सा। अब एक बात पता है, मैंने कल कोई पेपर देखा, उसके अंदर सवाल ये पूछा, राजस्थान के पर्यटन का पंचवाक्य क्या है? हाँ, पंचवाक्य। वैसे आप ऑप्शन पढ़ोगे ना तो आप लोग आराम से टिक कर लोगे। द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का अतुलनीय राज्य, है ना। वो क्या होता है कि जो लोगो होता है ना पर्यटन का, उसमें नीचे एक लाइन लिखी होती है, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। तो उसने वो पूछ लिया था एक बार। चलिए लिखो, टेली कंसल्टेशन। टेली कंसल्टेशन, जो लिखवा रहा हूं वो लिखना। लिखिए, राज्य के ऐसे क्षेत्र, राज्य के ऐसे क्षेत्र, राज्य के ऐसे क्षेत्र राज्य के ऐसे क्षेत्र जहां जहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, राज्य के ऐसे क्षेत्र जहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, वहां डिजिटल माध्यम से, वहां डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना, वहां डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना, वहां डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना, वहां डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, टेली कंसल्टेशन। टेली कंसल्टेशन केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय। टेली कंसल्टेशन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सीडैक, सीडैक। इसकी फुल फॉर्म लिखूं? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है, सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडैक द्वारा डिजाइन किया गया है, द्वारा डिजाइन किया गया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डिजाइन किया गया है। जहां पर भी आपको डिजिटल शब्द दिखेगा ना, वहां पर आप ध्यान रखना, आंसर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तो होगा ही होगा, जहां कहीं भी दिखेगा। जैसे एक, वो मैं आपको बात बताऊं, लास्ट टाइम एक सवाल आया, EORO का पेपर हुआ था, वो कैंसिल हो गया था। उसमें एक सवाल आया, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण
का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? मुझे बताओ आंसर क्या होगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? स्वच्छ भारत मिशन बात कर रहा हूं मैं, स्वास्थ्य कहां पे आ गया? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? पीछे बताओ, पता है? पढ़ा हुआ है आपके? थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर दीजिए। कहाँ पढ़ा था? कौन सा चैप्टर था? उस चैप्टर का विभाग कौन सा था जो उसको हैंडल करता था? अरे यार, ऐसे कैसे आंसर दे रही हो? श्रम विभाग कैसे आ जाएगा? अगर शुभ शक्ति योजना बोलूं तो श्रम विभाग है। अगर मैं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बोलूं तो रोजगार विभाग है। अगर मैं सक्षम योजना बोलूं तो कौशल विभाग है। राजस्विक बोलूं तो कौशल विभाग है। अगर मैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी बोलूं तो स्वायत्त शासन नगर विभाग है। ऑप्शन देने के बाद तो हाँ हाँ, अब बताए ना आंसर सही। ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग। कौन से चैप्टर के अंदर पढ़ा था? 3 में पढ़ा था ना। तो 3 नंबर चैप्टर का नाम क्या था? ग्रामीण विकास और पंचायती राज। तो आंसर क्या होगा? समझ में आ गई बात? अब मुझे बताओ, अगर आपको पूछे शुद्ध आहार मिलावट पर वार, इसका नोडल विभाग कौन सा है? शुद्ध आहार मिलावट पर वार, इसका नोडल विभाग कौन सा है? चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। कौन से के अंदर बताया? इसके अंदर बताया शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा से संबंधित है क्या? नहीं है। अगर मिलावट होगी तो कहां पर असर पड़ेगा? स्वास्थ्य, चिकित्सा व स्वास्थ्य। समझ में आ गई? चलो, अगर मैं आपको पूछूं मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना का नोडल विभाग कौन सा है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना का नोडल विभाग कौन सा है? शिक्षा क्यों? चिकित्सा व स्वास्थ्य। सही बात है, यही है, करवाया था ना अभी। बस लिखो, इसके लिए सरकार द्वारा ई संजीवनी पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसके लिए सरकार द्वारा ई संजीवनी पोर्टल लॉन्च किया गया। इसके लिए सरकार द्वारा ई संजीवनी पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, अब ये कार्यक्रम मैं फटाफट लिखो। आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। तारीख लिख दो, कौन सा? 21 अक्टूबर, ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डे। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा या गलगन रोग। बताया था ना, गला फूल जाता है। आयोडीन में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ई। विज्ञान पढ़ी है? नहीं पढ़ी है ना? तारीख ध्यान रखना, 21 अक्टूबर। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका 24। 25 जनवरी को क्या होता है? मतदाता दिवस। और कौन सा? विश्व होता है 27 सितंबर।
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। किसका जन्मदिन है? अटल बिहारी वाजपेयी का। 20 अगस्त को दिवस बताओ। सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी का जन्मदिन। ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लिखा हुआ है, मैं साथ में 10वां भी लिखवा देता हूँ ना, तो 10वें की थीम इसके नीचे ही लिख देना। कौन सा? नहीं लिखना है ना, ये अभियान लिख दो बस। और 31 मई को लिख दो तंबाकू निषेध दिवस। योग दिवस अगर किसी को पता नहीं हो तो लिख देना 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। निरोगी राजस्थान दिवस कब आता है? 11। कोई बोला 11? 17 दिसंबर। निरोगी राजस्थान दिवस 17 दिसंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। 7 अप्रैल 1948 को किसकी स्थापना हुई? WHO के। मैडम पढ़ के आती है पूरे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? हाँ, तारीख सही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की? मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना की? बोला तो तुम देख के लिखा करो रे। 1 अप्रैल 2022 जीवन रक्षक बताया था ना, 1 अप्रैल 2022। जीवन रक्षक में कितना पैसा मिलता है? 10,000। कितना? 10,000। और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कितने दिन पहले और कितने दिन बाद तक का इलाज फ्री है? 5 दिन पहले और 15 दिन बाद। आप में से ऐसा कोई है जिसके नील बटा सन्नाटा चल रहा है कि मैं सवाल पूछ रहा हूं उनको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है? आपको पता चलता है? आपका नाम क्या है? लकी सिंह। मैंने जब से क्लास शुरू की है ना, मतलब इतने दिन हो गए, मैंने कभी आपको बोलते हुए नहीं देखा। या आपको पता चलता नहीं है या मैं पढ़ाता हूँ समझ में आता नहीं है? आता है? अच्छी चीज़ याद होती है? घर पे जाके पढ़ते हो? आपके पड़ोस में समझ में आता है?
हो गया? आपने भी गलत लिखा हुआ है। तुम लोग देख के लिखा करो, वरना फिर क्या हो जाएगा कि लिखा किसने गलत? तुमने। एग्जाम में सवाल आ गया, तुम लोगों ने अगर गलत टिक कर दी हाँ, तो गले किसके पड़ोगे? मेरे। तब मैं पीपीटी लिखता हूँ। नहीं तो क्या होता है कि जनरली पीपीटी का इस्तेमाल मैं बहुत कम करता हूँ। लेकिन अब जैसे आप लोगों तो आप लोगों को कहीं हो सकता है कि कहीं लिखने में दिक्कत हो जाए, लिखा नहीं जाए, इस वजह से पीपीटी सामने लगी आराम से। अब जैसे काफ़ी बार मैं 9 होता ना, मैं 9 इस तरह से लिख लेता हूँ, यूँ ये 9 ऐसे लिख दिया। अब मैंने तो अपने हिसाब से सही लिखा, अब तुम लोग इसको क्या लिखोगे? 8 लिखते हो काफ़ी बार। और मेरी राइटिंग कुछ स्पीड से लिखता हूँ तो इस तरह की आ जाती है। इस वजह से मैं जनरली आप लोगों के पीपीटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलो आगे, चलो आगे लिखो। ये सबसे पहले हेडिंग डालो, बजट 2024-25। बजट 2024-25। सबसे पहले लिखो RIT। लिखोगे क्या? RIT, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ABB, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर लिख दो। अजमेर, बीकानेर और भरतपुर। अजमेर, बीकानेर और भरतपुर, बस इतना ही लिखना है। RIT फुल फॉर्म अजमेर, बीकानेर, भरतपुर। नीचे एक लाइन लिख लो, IIT की तर्ज पर बनाए जाएंगे। IIT की तर्ज पर बनाए जाएंगे। IIT की तर्ज पर बनाए जाएंगे। ठीक है। दूसरा लिखो, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुल गुरु की पदवी दी गई। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुल गुरु की पदवी दी गई। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुल गुरु की पदवी दी गई। विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कुल गुरु, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, ये सवाल आएगा। कुल गुरु की पदवी दी गई। नाम बहुत चेंज किया इस बार सरकार ने। अंडमान निकोबार की राजधानी तो उसका नाम चेंज हुआ है। क्या कर दिया? क्या कर दिया? विजयपुरम कर दिया है। श्री लगा दिया उसका और विशाखापट्टनम ले लिया आंध्र प्रदेश का। श्री विजयपुरम क्या किया है? श्री विजयपुरम। ठीक है। लिखो ये तीसरी योजना लिखो, राजकीय विद्यालयों में कक्षा 8वीं 10वीं 12वीं में राज्य तथा जिला स्तर पर मेरिट में आने वाले 33,000 विद्यार्थियों को 3 साल का इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ टैबलेट। लिख लो ये तीसरा।
विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कृष्णपट्टनम और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के दो प्रमुख बंदरगाह हैं। इसको कई जगह आप पढ़ोगे ना तो लिखा हुआ आता है विजैक। विशाखापट्टनम को कई जगह है ना, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है ना, वो इस तरह से लिखते हैं, विजैक। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी मैंने बताई थी ना आपको, उसमें से एक विशाखापट्टनम भी है। विशाखापट्टनम है, कुर्नूल है और अमरावती है। एक तो देखो संख्या ध्यान रखना, कितने बच्चों को है? 33,000। कितने साल का नेट है? 3 साल का। कौन सी कक्षा है? 8वीं, 10वीं और 12वीं। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है बस। आगे चले, चलो अगला लिखो। जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखना। ज्योतिष व वास्तु विद्या के अध्ययन व अनुसंधान हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लिखिए। ज्योतिष व वास्तु विद्या के अध्ययन व अनुसंधान हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर लिखो, ज्योतिष एवं वास्तु विद्या के अध्ययन व अनुसंधान हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। लिख दिया। ज्योतिष व वास्तु विद्या के अध्ययन व अनुसंधान हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। लिख लो जगह, महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर। महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर। महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर। और नीचे लिख लो लागत 10 करोड़। लागत 10 करोड़। महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर। और SSIERT भी कहाँ है? SSIERT जयपुर में कहाँ? महापुरा। कोचिंग हब मैंने कहाँ बताया था जयपुर में? प्रतापगढ़। अगला लिखो, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन। इसमें लिख लो ये लाइन जो लिखी हुई है, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन।
आभा कार्ड मैंने कहीं लिखवाया था क्या आपको पहले? तो आपको पता कैसे था इसका फुल फॉर्म? अच्छा, सबकी बना दी। नीचे नोट डालकर लिखो आभा कार्ड, नीचे नोट डालकर लिखो आभा कार्ड। इसकी फुल फॉर्म लिखो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। और एक और लिख लो अपार कार्ड, अपार कार्ड विद्यार्थियों हेतु। एक मैंने बीपीएल के लिए कोई कार्ड नहीं बताया था, दिव्यांगों के लिए कोई कार्ड। हाँ, दिव्यांगों के लिए कोई कार्ड नहीं बताया था मैंने आपको? नहीं बताया अभी तक? दो ही बताया, ठीक है, चलो ठीक है, दो ही रखो। लिख दिया आभा कार्ड और अपार कार्ड। अपार कार्ड किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए। आभा कार्ड के लिए, सबके लिए। हेडिंग डालो स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में इस तरह से बना लोगे आप पूरा का पूरा, या अलग अलग भाषा के रूप में लिखना है? ये सही है, इससे ज्यादा समझ में नहीं आएगा आपको। ये महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय है ना, ऐसा कैसा महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट भी पढ़ा था? पढ़ा था ना? कितनी राशि थी? 100 करोड़। इसमें मैंने स्थान भी बताए थे, गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर, चित्तौड़, देवली, बताया था ना? हाँ, चावंड, गोगुंदा, ये ध्यान रखिएगा। मेवात, हाँ देवार, छापली, छापली बताई थी ना? ये खेल विश्वविद्यालय है ना? इस बार बताओ ओलंपिक में राजस्थान से कौन कौन से खिलाड़ी गए थे? ओलंपिक में राजस्थान से कौन कौन से खिलाड़ी गए थे? 4 गए थे, 2 गए थे। जो गए थे 4 गए थे, 2 गए थे। 2 के नाम वो बता देगा, 2 के नाम आप बता दो, 4 हो जाएंगे। बताओ कितने गए थे? 2 ही गए थे, नाम पता है? अनंतजीत सिंह नरूका, चलो अभी एक नाम चर्चा में, डी गुकेश, बताओ। शतरंज वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश। एक नाम और चर्चा में, पीवी सिंधु। हाँ, चर्चा में इस वजह से है। मैं आपको बोलता हूँ ना, उदयपुर सबसे बढ़िया शहर है।
रहना तो देगा कि नहीं देगा, घूम के जरूर आ सकते हो। बहुत कॉस्टली भी है। खिलाड़ियों में देखो एक चर्चा में अभी अश्विन भी था, रविचंद्रन अश्विन। क्यों था? संन्यास ले लिया। ये आपको पता होना चाहिए कुछ कुछ। ये सवाई मानसिंह स्टेडियम का है जयपुर में। बरकतुल्ला कहाँ है? और अनिल अग्रवाल? गांव चोप गांव। ईडन गार्डन का है कोलकाता। एकना स्टेडियम लखनऊ। एकना का है लखनऊ। एक आता साल्ट लेक स्टेडियम, वो कहाँ है? साल्ट लेक। कोलकाता। बताओ केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट कर्नाटक में कहाँ है? बेंगलुरु। बेंगलुरु में है केम्पेगौड़ा। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में। अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर। मुंबई में तो छत्रपति शिवाजी है। पुणे। पुणे सही है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ। हो गया। इस योजना को अंडरलाइन कर लेना, टॉप से योजना बहुत महत्वपूर्ण है।
टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम। चलो अब सुनो वापस। देखो इस बजट के अंदर ये बोला कि जितना बजट निकलेगा उसका कितना परसेंट, लगभग 8.5% कहाँ पर जाएगा, चिकित्सा व स्वास्थ्य। अब ये कोई बात याद करने लायक नहीं है, बस ध्यान रखना। माँ योजना पता है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसकी घोषणा बजट के अंदर हुई थी। ठीक है, क्लियर है, मैंने आपको सारी की सारी बातें बता दी। अब देखो अब क्या है, माँ वाउचर योजना, इसको ध्यान रखना। एक तो माँ योजना थी, एक माँ वाउचर योजना है। मैंने आपको उस टाइम भी जब समझा रहा था ना, तब भी मैंने आपको बता दी थी माँ वाउचर योजना माँ योजना में फर्क क्या है। माँ योजना के अंदर अपन ने पूरी की पूरी बात की थी, 25 लाख तक का आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, उसमें से भी 5 लाख गंभीर बीमारियों के लिए और 20 लाख सामान्य बीमा मोड पर, ट्रस्ट मोड पर। याद आई? अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले, 15 दिन बाद। टोटल प्रीमियम की राशि बताओ आप, प्रीमियम की राशि कितनी है माँ योजना में? 900 1800 हो गए। आप 1900 बोल रहे थे, 1965 अब है, पहले कितना था? पहले था 1700, 850 और 850। ठीक है, तो वो योजना कौन सी थी? माँ योजना। अब देखो माँ वाउचर योजना, मैंने आपको उस टाइम ही बताया था कि अपन के राजस्थान के अंदर महिलाओं की और बच्चों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। MMR और IMR याद है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर, और IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर बहुत खराब है, 47,244। तो अपन ने जो गर्भवती माताएं होती है उनको प्रसव पूर्व जांच के लिए अपन ने सोनोग्राफी की सुविधा करवाई थी, याद है? इसकी घोषणा बजट के अंदर हुई थी। अब ये योजना लागू हो चुकी है, तो मैं लागू हुई तो बाद में आपको सही ढंग से और करवाऊंगा। प्राइवेट सेंटरों पर भी निःशुल्क सोनोग्राफी। ये क्या होता है प्राइवेट सेंटर पर? सरकार में के अंदर तो जो सोनोग्राफी की मशीनें लगी हुई है वो तो सारी की सारी फ्री है, लेकिन अब उस पर इतना लोड है कि अगर आप लाइन पर जाओगे तो लाइन बहुत लंबी लगी हुई है, तो आप बाहर से भी कुछ सेंटर से इस योजना का लाभ ले सकते हो। ठीक है, तो प्राइवेट सेंटर पर फ्री है। महिलाओं को QR कोड आधारित वाउचर मिलेगा और 3 लाख गर्भवतियों को फायदा मिलेगा। माँ वाउचर योजना में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी सरकारी हॉस्पिटल प्लस प्राइवेट सेंटर पर मिलती है। QR कोड की फुल फॉर्म QR, आप लोग करते हो ना QR कोड? करते तो बहुत याद है नहीं फुल फॉर्म, कभी सोचते नहीं होगा QR हम लोग करते हैं, QR क्यों बोलते हैं? सोचने की कोशिश नहीं की कभी? बोलते तो बहुत होगा, QR कोड भेजना मैं पेमेंट कर दूंगा। अब QR क्या होता है? नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। क्विक रेस्पॉन्स क्या होता है? क्विक रेस्पॉन्स, जैसा नाम वैसा काम है कि नहीं है? कैसे? आप एक नंबर डाल के फोन पे पेमेंट करना, टाइम लगेगा, और एक 8 9 7 कि क्या क्या 6, फिर बोलेगा 3, फिर बोलेगा क्या, सुनाई नहीं दिया, वापस बोल। नहीं तो अगर QR कोड भेज दिया तो फट अपन QR कोड में गए, फट स्कैन किया, पेमेंट हो जाता है ना। तो ये होता है QR कोड, क्विक रेस्पॉन्स, बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। चलो अगला, प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आयुष्मान मॉडल एक CSC की फुल फॉर्म क्या बताई? CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है। माँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए होगा। ये आयुष्मान टावर थोड़ा ध्यान रख लेना। आयुष्मान टावर कहाँ बनेगा? SMS चिकित्सा, SMS मतलब सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में जयपुर में, ये एक आयुष्मान टावर ध्यान रखना है। और सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर क्या बनेगा? स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। बाकी इसमें बात कोई भी ध्यान रखने लायक नहीं है, 2-3 बातें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है, बाकी सब ऐसी बातें हैं, ठीक है। चलो लिखो पहले योजना, पहला पॉइंट लिखो आप, माँ वाउचर योजना। पहला पॉइंट लिखिए, माँ वाउचर योजना, माँ वाउचर योजना। लिखो, गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व, गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व, गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व निःशुल्क सोनोग्राफी जांच की सुविधा। गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व निःशुल्क सोनोग्राफी जांच की सुविधा, निःशुल्क सोनोग्राफी जांच की सुविधा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए इसी में, सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ, सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ प्राइवेट सेंटर पर भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ प्राइवेट सेंटर पर भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ प्राइवेट सेंटरों पर भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। और लिखो 3 लाख गर्भवतियों को फायदा दिया जाएगा, 3 लाख गर्भवतियों को फायदा दिया जाएगा। तीन लाख गर्भवतियों को फायदा दिया जाएगा। और लास्ट में लिखो, आयुष्मान टावर SMS चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर। पहले इसका नाम था IPD टावर, क्या नाम था? IPD, फुल फॉर्म IPD टावर, पहले इसका नाम था, अब हो गया आयुष्मान टावर। IPD की फुल फॉर्म बताई थी मैंने भाइयों, बताई थी, IPD इन OPD। तुम लोग याद करते नहीं हो ना, तो लिखते हो। अब आप बताओ QR की फुल फॉर्म किस किसने लिखी है? लिखी किस किसने? अभी तो याद है क्विक रेस्पॉन्स, बाद में याद नहीं रहेगी। IPD OPD की फुल फॉर्म, तुम तो इंग्लिश मीडियम के, तुमको तो पता होनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम क्यों ना? नहीं हो? बताओ। इन पेशेंट डिपार्टमेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बताई थी। IPD मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आयुष्मान टावर लिख लो, SMS चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर, SMS चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर। आपने से कल इंग्लिश में किस किसने बोला था? एक तो इस भाई ने बोला था, हाँ थोड़ा बोला था, और हाँ एक वो लड़की आई थी, उस लड़की ने बोला था, वो इंग्लिश मीडियम की है। तो मैंने तो पहले पूछा था इंग्लिश मीडियम के कौन कौन है, तब किसी ने हाथ खड़ा तो किया नहीं था। अच्छा वो बाद में आई, वो शायद दिखती नहीं है मुझे अपनी क्लास के अंदर कभी। अच्छा वो लेट आती है। चलो है, अच्छा विशेष, आगे बात करें। तुम लोग मेरे डायलॉग मेरे को चिपकाते हो। चलो, एक रेयर डिजीज के लिए मैंने आपको बताई थी, रेयर डिजीज दुर्लभ है ना, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, 12वीं के अंदर भी एक ऐसा मामला आया था, याद है ना? ऐसे एग्जांपल से याद रखा करो। रेयर डिजीज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनेगा? जयपुर में, ठीक है। और वो भी अस्पताल पूछ ले तो JK लोन अस्पताल लिखो।
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स, पहले से लिखो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स, और फिर लिखो जेके लोन अस्पताल जयपुर में रोग रेयर डिसीज के लिए निदान व उपचार केंद्र। जेके लोन अस्पताल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिसीज, रेयर अपन हिंदी में बोलते हैं दुर्लभ, और डिसीज मतलब बीमारी, दुर्लभ बीमारियों के लिए इस तरह का एक केंद्र है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स। कॉपी में ना बाजरा अनुसंधान केंद्र भी लिख देना अगर आपको याद नहीं है तो। अभी तुम लोग बोल रहे हो गुड़ामाला ने एग्जाम में धुरमिना हो जाएगा, ध्यान रखना। गुड़ामाला ने बाड़मेर, और बाजरा उत्कृष्टता केंद्र ये गलती अपनी नहीं होता है, क्या होता है अपन जब एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, मैं बताऊंगा, अभी तक बस इतना ही लिखना है ना, रेडियस तक। देखो गलती अपनी नहीं होती, अपन एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, पेपर में सवाल दे रखा होता है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र फॉर एग्जाम्पल नहीं खोला जाएगा, ये सवाल ही होता है। अपन का पता नहीं, दिमाग अपन जाता है ना एग्जाम के अंदर, अपन को नहीं दिखता ही नहीं है, अपन को यही दिखता है कहाँ खोला जाएगा। ये मेंटली जो प्रेशर होता है ना वही होता है, अपन को जो चीज़ दिखनी होती है वो दिखती नहीं है, जो चीज़ नहीं दिखनी होती वो दिख जाती है, अपन टिक वही करते हैं जो गलत होता है। ठीक है, इस वजह से ये हर चीज़ है ना अपन को कॉपी के अंदर याद होनी चाहिए, बार बार जितना रिवीजन करोगे उतनी चीज़ें याद होगी। ठीक है, और क्या घोषणा की थी बजट में, प्रत्येक विधानसभा में 5 नई आंगनवाड़ी, है ना, ये लिखने की आवश्यकता है नहीं। 2000 केंद्रों का आदर्श आंगनवाड़ी के रूप में उन्नयन किया जाएगा। बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध, ये वही 3 दिन दूध कौन सा, आंगनवाड़ी योजना में, ये आंगनवाड़ी के तहत दिए जाएंगे। ठीक है, जो बाल गोपाल योजना वाले ना वो विद्यालयों के अंदर है, समझ में आई बात, आगे बताऊंगा योजना आपको। तो ये सारी की सारी कहां पे घोषणा हुई है, कहां पर हो रखी है। एक और 250 माँ बाड़ी केंद्रों के स्थापना। बताओ माँ बाड़ी केंद्र क्या है। आंगनवाड़ी तो ठीक है, आंगनवाड़ी क्या होता है बताओ, कौन बताएगा। हाँ आगे, इससे सही बोला एकदम, ये तो आप बोल बच्चन वाली बातें बोल रहे हो, इससे सही बोला। 3 से 6 वर्ष तक, ठीक है, 3 से 6 वर्ष बोल दिया मतलब आपको ज्ञान है, क्योंकि मैंने याद करो बताया था 5+3+3+4, जिसने इस उम्र को लिख दिया ना उसको मतलब आंगनवाड़ी के बारे में पता है। 3 से 6 वर्ष तक के बालकों को विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए तैयार करने हेतु अपन लोगों ने आंगनवाड़ी या बाल वाटिका की स्थापना की थी, बताया था ना। अब माँ बाड़ी केंद्र क्या होते हैं, देखो ये मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों के लिए, जनजातीय क्षेत्रों में जहाँ पर शिक्षा बिल्कुल नहीं है तो वहाँ पर बच्चों को दूर कहीं शिक्षा में जाना पड़ता है या उनको अपने क्षेत्रों से पलायन करना पड़ता है। तो जनजातीय समुदायों का एक तो पलायन रोकने के लिए, दूसरा उन बच्चों को शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य इनकी जानकारी देने के लिए, उनका स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने किसकी स्थापना की है, माँ बाड़ी। और ये माँ बाड़ी केंद्र जनजातीय क्षेत्रों में संचालित होंगे। कहाँ पर संचालित होंगे, जनजाति। ठीक है, देखो ये माँ बाड़ी केंद्र के बारे में एक मुझे स्क्रीनशॉट मिला था, मैं लेके आया हूँ। देखो मुझे जहाँ से जो चीज़ मिलती है ना मैं उसको कैप्चर कर लेता हूँ। अब ये भी लाइन मुझे मिली है, देखो माँ बाड़ी केंद्रों का उद्देश्य है कि गांव में निवास करने वाले जनजातीय समुदाय के ऐसे बालक अथवा बालिका जो 6 से 12 आयु वर्ग की हो, ठीक है, उन्हें प्राथमिक शिक्षा के लिए अपने घर से 2 से 4 किलोमीटर तक पैदल शिक्षा प्राप्त करने जाना होता है। उन्हें गांव व ढाणी में ही केंद्र का निर्माण कर शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मुहैया कराना तथा प्रत्येक केंद्र पर 30 बच्चों का नामांकन किया जाएगा। ये क्या है, माँ बाड़ी का। तो राजस्थान में कितने खोले जाएंगे, 250। समझ में आ गया। तो माँ बाड़ी केंद्र क्या होता है, आंगनवाड़ी केंद्र क्या होता है, इन दोनों में बात क्लियर है। अब लिखो ये अगली बात, 250
माँ बाड़ी केंद्रों का विकास किया जाएगा। बजट की अगली बात है 250 माँ बाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। 250 250 माँ बाड़ी केंद्रों का निर्माण। नीचे माँ बाड़ी केंद्रों के बारे में एक लाइन बोल रहा हूं, उस लाइन को लिख लो। छह से 12 आयु वर्ग के 6 से 12 आयु वर्ग के 6 से 12 आयु वर्ग के जनजातीय बालक और बालिकाओं को 6 से 12 आयु वर्ग के जनजातीय बालक और बालिकाओं को एक ऊपर से ढुर कर रहा है, एक पास में कर रहा है करें क्या बताओ। वो ऊपर से कुआं इधर खाई, वो वाली बात है। बालक अथवा बालिकाओं को अपने गांव तथा ढाणी में ही, अपने गांव तथा ढाणी में ही, देखो एक ऊपर से भी आ रही है, यहां से भी आ रही है, अपने गांव तथा ढाणी में ही शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मुहैया कराना। शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मुहैया करवाना। शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मुहैया करवाना। शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मुहैया करवाना। इतनी देर वो भी चुपता, ऊपर भी चुपता, अब दोनों साथ में चालू है। ठीक है, चलो ये हो गया माँ बाड़ी केंद्र। एक मैंने रेयर डिसीज की बात की थी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनेगा? जयपुर में। कौन से अस्पताल में? जेके लोन में। अब इसके लिए एक फंड भी बनाया है, रेयर डिसीज फंड। कितने का है? 50 करोड़। लिख लो, रेयर डिसीज फंड 50 करोड़। रेयर डिजीज फंड, हाँ उसी में अगर जगह है तो उसी में नीचे पॉइंट ऐड कर देना। अगर पहले वाले में जगह है ना तो वहां पर ही आप लोग फंड ऐड कर दो 50 करोड़। 50 करोड़। और अभी वर्तमान में एक जगह पर है, कहां पर? एम्स में। दूसरी जगह पे तो घोषणा की है जेके लोन में, और अभी एक जगह काम कर रहा है, वो कहां पर है? एम्स। एम्स की फुल फॉर्म बताओ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है, जोधपुर में अभी तक रेयर डिसीज का केंद्र है, घोषणा हुई है जेके लोन अस्पताल। जेके लोन का है जयपुर में, और फंड कितने का है? 50 करोड़। और मुझे बताओ कि पर्यटन विकास कोष में फंड कितने का रखा था? 1500। ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये हो गई बात। अगली, कार्मिकों के कल्याण के लिए कौन कौन सी घोषणाएं की, सुनिए। राज्य के विशेष योग्यजन श्रेणी कर्मचारियों को 1200 रुपए प्रतिमाह वाहन बता दिया जाएगा। मतलब ये हो गया कि कोई सरकारी कर्मचारी है, लेकिन कैसा है? कैसा है? विशेष योग्यजन। विशेष योग्यजन में सामान्यतः वो कार्मिक आते हैं जो विकलांग या दिव्यांग है, उनको 1200 रुपए गाड़ी के दिए जाएंगे, अलग से तनख्वाह मिलेगी, साथ में 1200 रुपए और एक्स्ट्रा गाड़ी का चार्जेस मिलेगा। ठीक है, कितने रुपए? 1200 रुपए। दूसरी बात, आरजीएचएस बताओ फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान कर्मचारी, बहुत बढ़िया। इसमें कर्मचारी कहाँ आ रहा है? स्वास्थ्य कहाँ आ रहा है? राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। वो ईएसआई था, याद है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, वो था ईएसआई, वो कर्मचारियों के लिए। ये आरजीएचएस है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। अब मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि महिला व पुरुष कार्मिकों को अपने माता पिता के साथ साथ सास ससुर का भी विकल्प है। समझाया था ना मैंने उस टाइम, मैंने बोल दिया था कि सास ससुर का भी है, वो बजट के अंदर घोषणा की है। मतलब अब जैसे कोई भी पुरुष और महिला है, पुरुष अपने सास ससुर को ऐड कर सकता है, महिला अपने सास ससुर। पहले क्या होता था कि सास ससुर ऐड नहीं होते थे ना, तो जैसे किसी के परिवार में महिला कर्मचारी कोई सरकारी, तो उसके सास ससुर ऐड हो ही नहीं पाते थे। लेकिन अब क्या कर दिया, लड़की औरत के भी सास ससुर ऐड हो पाएंगे और पुरुष के भी सास ससुर ऐड हो पाएंगे।
ठीक है, ऐसा नहीं माता पिता को कट करके, माता पिता के साथ साथ सास ससुर भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला ये ध्यान रखना, पत्रकारिता। पत्रकारिता में जो बेहतर काम करेगा उसके लिए हमने एक पुरस्कार की घोषणा की, बिशन सिंह पत्रकारिता पुरस्कार। ये पुरस्कार का नाम क्या है? बिशन सिंह, बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार, याद रहेगा। और जिस तरह से आरजीएचएस है, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए, आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो पत्रकार हैं, जो मान्यता प्राप्त पत्रकार, उनके लिए शुरू की आरजेएचएस राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम। बात समझ में आ गई? तो पत्रकारों के लिए दो काम किए, एक तो बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार और दूसरा आरजेएचएस राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम। आरजेएचएस में क्या किया? सास ससुर को ऐड करने, और जो दिव्यांग सरकारी कर्मचारी उनको वाहन भत्ता मिलेगा प्रतिमाह 1200। ठीक है, लिखो इसको, ऐसे कैसे लिख लूं? कार्मिक कल्याण के लिए 3 चीजें की सरकार ने। पहले आपको पता है, एक बात और सुनो, आप लोग अगर आपके घर में कोई सरकारी कर्मचारी है तो आप लोगों ने ना जनरली ये सुना होगा कि 2004 से पहले जो लगे हुए ना उनको पेंशन मिलेगी, सुना? अब बोलते हैं कि अब तुम 2004 के बाद लगे हो तुमको पेंशन नहीं मिलेगी, सुना है कभी ये मामला? पहले होता था एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, और फिर सरकार ने लागू कर दिया ओपीएस। ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, अब सरकार ने पता नहीं कोई नया मामला शुरू किया है, पहले एनपीएस होता था, ओपीएस होता था, अब इसके बीच का रास्ता निकाला है। ठीक है, वो आपको आगे चैप्टर है उसमें बताऊंगा, तो वो भी कार्मिक कल्याण से संबंधित है। राजस्थान में ओपीएस चल रहा है, क्या चल रहा है? ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, लिखो उसको पहले आप, कार्मिक कल्याण। क्या हुआ? ओपीएस अभी तक बंद नहीं हुई है, अभी तक चालू है, ओपीएस चालू है अभी तक। वो कांग्रेस सरकार ने शुरू कर दी थी, अभी तक बंद नहीं हुई है, अभी तक ओपीएस ही चालू है। ये बोल रहा है कि बंद करेंगे, अब करेंगे जब देखेंगे, अभी तक तो ओपीएस ही है। यहां पर आपका ये जो चैप्टर है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य, वो पूरा होता है। हाँ, तो कल करना है, कल कर लेंगे। क्या हो रहा है? कुछ कुछ हो रहा है। मेरा 10 मिनट के अंदर सर दर्द होने आ गया है।
हो गया। आरजीएचएस की फुल फॉर्म याद रहेगी, राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम। आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। माँ मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ठीक है, चलो ये आपका शिक्षा और स्वास्थ्य पूरा। शिक्षा के संबंध में जितनी भी योजनाएं थी, स्वास्थ्य के संबंध में जितनी भी योजनाएं थी, उन सभी योजनाओं को अपन ने पढ़ लिया। अब इसके बाद कोई योजना नहीं है जो आपको पता नहीं है, सभी योजनाओं को करवा दिया। माँ वाउचर हो, चाहे माँ हो, चाहे माँ कोई भी हो, सब याद। ठीक है, याद है, चलो। और हमारी बेटी, आपकी बेटी, इंदिरा प्रियदर्शनी, सब बेटियां याद हो गई, याद हो गई। चलो अब अपन अगला जो चैप्टर आता है वह आता है सामाजिक सेवाएं। सुनो पहले इसको, सामाजिक सेवाएं, इसका मतलब क्या होता है? सोशल सर्विस, है ना। सरकार का आपने नीति निर्देशक तत्व पढ़े, डीपीएसपी, उसके अंदर सरकार को कुछ बातें बोली कि अगर समाज के अंदर, देश के अंदर, राज्य के अंदर कोई गरीब है उसका उत्थान करना, कोई विकलांग है उसको सहायता देना, कोई विधवा है उसका संरक्षण करना, ये सब किसका दायित्व है? सरकार का। तो सरकार जितनी कमाई होती है ना, उसका लगभग 50% से ज्यादा है ना, इन सब सेवाओं पर खर्च करती है। किस पर? सामाजिक सेवाओं पर। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बीपीएल को ये सुविधा मिलती है, फ्री में भोजन मिलता है, मिलता है ना, 1 रुपए में गेहूं, 2 रुपए में चावल मिलते हैं कि। और अल्पसंख्यकों को भी फायदा मिलता है। जो वृद्धजन है आपके घर के अंदर, उनको पेंशन मिलती होगी। किसी को मिलती है आपके घर में? वृद्धजनों को पेंशन, है ना। कोई अगर विधवा है तो उसको पेंशन मिलती है, कोई अगर विकलांग है तो उसको पेंशन मिलती है ना। आपके घर पे सब घरों तक आजकल पानी का कनेक्शन आ रहा है ना। नल से जल, नल से जल मतलब नल के माध्यम से जल पहुंचाना। तो ये सब सेवाएं आपकी किसके अंदर आएगी? सामाजिक सेवाएं। ठीक है, इन सब के अंदर अपन इन सब योजनाओं की बात करेंगे। जैसे पहली है जल जीवन मिशन। इसका उद्देश्य है कि 100% नल से जल पहुंचाना, है ना। अब चलो शहरों के अंदर तो है, लेकिन गांवों के अंदर तो नल से जल कहाँ से आए, है ना। एक घर यहाँ पर, एक घर 2.5 किलोमीटर दूर, और 2.5 किलोमीटर से पाइपलाइन बांधनी पड़ती है एक घर के लिए, तो बहुत समस्या है। इस वजह से हमारे मोदी जी ने शुरू किया था जल जीवन मिशन। उद्देश्य एक ही था कि प्रत्येक घर को, प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी मिल जाए। कितना? 55। एक घर में अगर 10 मेंबर है तो प्रतिदिन कितना पानी मिलना चाहिए? 550। ये सब मूल वचन की बातें हैं। पानी ना, पाइपलाइन गई हुई है ना, तो भी उसके अंदर कीड़े मकोड़े निकलते हैं, पानी आता ही नहीं है। रियलिटी है ना। तो ये जल जीवन मिशन सिर्फ वास्तव में योजना बहुत अच्छी है। और ऐसा एक ब्लॉक है, देखो ये लिखा हुआ है मांडल। मांडल कहाँ है? भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा एक ऐसा ब्लॉक है जो 100% अचीव कर चुका है। मतलब उस ब्लॉक के अंदर सारे के सारे जो घर है वो किससे जुड़ चुके हैं? नल से। नल से जहाँ जल पहुंचता है। एक ही ब्लॉक है, कौन सा? भीलवाड़ा। जिला है क्या कोई? नहीं। राजस्थान है क्या? नहीं। अभी तक अपन नल से जल में पूरे अपन ने जो लक्ष्य था वो पूरा प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी योजनाएं, नल से जल, जल जीवन मिशन, ये कुछ नहीं, मिड डे मील, है ना। स्कूलों के अंदर भोजन किया होगा आप लोगों ने, ये मिड डे मील। मुख्यमंत्री बाल गोपाल पढ़ी है, दूध वाली, हाँ वो बाल गोपाल। फिर आईसीडीएस है, आईसीडीएस आपको आगे बताएंगे। ये एनएफएसए याद करो, कहाँ बताई थी मैंने? एनएफएसए का जिक्र किया था मैंने, कहाँ किया? हाँ वो तो फुल फॉर्म है, अभी किया है मैंने, हाँ बिल्कुल। 850 रुपए नहीं देने पड़ेंगे, याद है? एनएफएसए, इसके अलावा संविदा कर्मी, इन सब की बात की थी मैंने, हाँ तो वही एनएफएसए। ठीक है, उसके बाद 1 नेशन 1 राशन कार्ड। मैंने क्या बोला? सब वन ही है अब आजकल। 1 नेशन 1 इलेक्शन है, 1 नेशन 1 सब चीजें 1 ही है। तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड। ठीक है, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी। इसके अंदर रसोई गैस के सिलेंडर आपको 450 रुपये मिलता है लगभग। पहले जो मतलब बीपीएल परिवार नहीं है ना, उनको देने पड़ते हैं 1000 रुपये, देते हो ना 1000 रुपये। जो बीपीएल परिवार है या एनएफएसए के अंदर आते हैं उनको 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। ये रूट ऑप्टिमाइजेशन आगे बताएंगे। ठीक है, इतनी बातें हैं जो अपन कल पढ़ लेंगे सामाजिक सेवाओं के अंदर। ठीक है,
जो जितना पढ़ा है उसको याद रखना, पढ़ना लिखना बार बार, तब जाके याद हो पाएगा, वरना याद नहीं होगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? कोई ऐसा विद्यार्थी जिसके पल्ले से बाहर है? सबको आ रहा है? चलो।